अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन। मैं हूं इमरान हसन। वेरी गुड मेसी मॉर्निंग आई मस्ट से। समटाइम्स होता ये है कि जब आपको अपने वर्क प्लेस के ऊपर भाग भाग कर पहुंचना पड़ता है तो इट बिकम्स सो मेसी एंड यू समटाइम्स इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू फॉरगेट सर्टेन थिंग्स टू डू। मतलब ये तो रूटीन का हिस्सा है ना। आप उस दिन पूछा करें जिस दिन हम टाइम पे आ गए कि आज आप टाइम पे क्यों? मैं आपको बताऊं, एक दफा ये हुआ कि मेरे से पहले इमरान हसन मेकअप रूम में मौजूद थे और मैं 2 मिनट के लिए सुन हो गई कि अच्छा अल्लाह खैर करे, कुछ आज इमरजेंसी थी जो ये जल्दी आ गए। तो उन्होंने कहा आप कितना लेट आई हैं। वैसे बिलीव इट और नॉट, अभी तक मैं तो रमजान के बाद की रूटीन पे नहीं आ पा रहा हूँ। जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट, क्योंकि पूरा एक महीना जब हम एक डिफरेंट रूटीन पे चलते हैं और वापस आने में वक्त लगता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले यू आर नॉट लाइक मी, आप वापस आ चुके हैं और काफी हद तक अडॉप्ट कर चुके हैं अपनी नई रूटीन को। नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा। सर ये हफ्ता अजीब पैटर्न हुआ, ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है और सेट नहीं हो रही टाइमिंग। आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो सारी चीजें ऑब्वियसली चेंज हुई। इवन डाइटरी हैबिट्स, इवन आपके दिमाग को नहीं समझ आती कि सहरी के वक्त जागना है अभी सो जाना है। ये अक्सर पानी पीते पीते ख्याल भी आता है। हाँ, ख्याल भी आता है कि रोजा तो नहीं। अच्छा जी, हम प्रोग्राम का आगाज आज एक क्या कहना चाहिए, एक चैलेंजिंग स्टोरी है, एक सैड स्टोरी है इस वक्त जो चोलिस्तान के अंदर चल रही है। आप स्टोरीज देख रहे होंगे पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ दिनों से इनफैक्ट चोलिस्तान के अंदर बहुत सारे मवेशी अरमला हलाक हो गए हैं। बहुत एक हीट वेव की वजह से पानी की किल्लत है वहाँ पे। और वैसे भी ये वो इलाका है जहाँ पे पानी का कुछ खातिर खा इंतज़ाम नहीं है। ये नवाकू और इसके अलावा सलामसार का जो इलाका है, आई होप मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ, इसका जो 150 किलोमीटर का रेडियस है उसके अंदर ये हुआ है और सैकड़ों जानवरों के यहाँ पे हलाक होने की इत्तलात हैं। इस हवाले से ये भी इत्तलात आ रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भी वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। उन्होंने अपील भी की है जो अथॉरिटीज़ हैं कि पानी का कोई इंतज़ाम किया जाए। और वैसे भी एज ऑफ सेट कि यहाँ पे कुछ पानी का खास इंतज़ाम है नहीं। तो ये बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। आई होप के जो आबादी है मकामी वो यहाँ से निकले। एक तो बारिश की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह करे बारिश हो जाए। उसके साथ साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए मुस्तकिल बुनियादों पे जिसके जरिए पानी की फराहमी इन इलाकों को, जो कि यहाँ पे ये मसाइल रहते हैं। ऑब्वियसली हीट वेव के हवाले से जब भी आती है हर इंसान को या हर जो कह लें जानदार उसके लिए चैलेंजिंग होता है। और इसी वजह से चौलिस्तान का मामला ओवरऑल भी मौसम के हवाले से काफ़ी दिनों से ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि बहुत हाल, अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और आइंदा आने वाले दिनों में हीट वेव के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेड है चीज़। सो बी केयरफुल एवरीवन, अपने तौर पर एहतियात करें और अपने और खबरें ये भी आ रही हैं कि पंजाब भर में तकरीबन 7000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं इस वक्त रिपोर्टेडली जो हीट वेव की जद में आए हैं, हीट स्ट्रोक की जद में आए हैं। ये एक बीमारी है। आप अपने आप को, अपने सर को कवर रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी अभी थोड़ी वीकनेस का शिकार होगी रमज़ान के बाद, तो थोड़ा सा इसको वापस आने में वक्त लगेगा। इस पर हम बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में क्या अहम है ये भी आपको बताना है। लेकिन आगाज में आपको हम एज यूजुअल बताएंगे आज की हेडलाइंस। अहम सियासी और मुआशी फैसलों में ताखीर, लीगी कायद नवाज शरीफ मुतहरिक हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मरकजी पार्टी क़यादत को हंगामी तौर पर लंदन बुला लिया। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। पीटीआई की लॉन्ग मार्च की तैयारियां, साबिक वजीर आजम की अवामी राब्ता मुहिम उरूज पर। जेलम जलसे में हुकूमत पर फिर संगीन इल्जामात। पाक फौज और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को मुत्तहिद रख रहे हैं। इमरान खान। गवर्नर पंजाब की बरतरफी का मामला, आईनी बहरान नया रुख इख्तियार कर गया। बरतरफी के बावजूद उमर सरफराज चीमा का ओहदा छोड़ने से साफ इनकार। वफाकी हुकूमत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। खबरदार, होशियार, मास्क पहन लें, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर आजम का नोटिस, एनसीओसी को फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया। और उर्दू अदब में मुख्तसर कहानियों और जदीद अफसानों के मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटो के मदा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। आई वंडर कि हमारी ऑफर की आवाज़ टीवी में तो नहीं जाती जब बोल रहे हो। लेकिन जब चले आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, ऐसे लगता है कि रिपीट
चल रहे हैं ना हम, उसकी वजह ये है कि चैलेंजेस हुकूमत के वही हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं, और उसमें आने वाली खबरें भी वही हैं, डेवलपमेंट्स भी वही हैं। ये जो मखलूत हुकूमत इस वक्त चल रही है, जिसे इमरान खान साहब इम्पोर्टेड कहते हैं, लेकिन मखलूत हुकूमत है, बेरोज़गारी, गवर्नेंस जैसे चैलेंजेस को दरपेश हैं, मईशत की बहाली का कड़ा इम्तहान है, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कानून साजी में इस वक्त कोई पेशरफ नहीं हो रही, जो कि इनका बुनियादी मकसद था। इस हुकूमत की जानिब से ये कोशिश है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ताहाल तो कोई कामयाबी होती हमें नज़र नहीं आती है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं हुकूमत के ऊपर, और कह रहे हैं कि इलेक्शन कराया जाए, और लॉन्ग मार्च के लिए मुल्क भर में जलसे भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक ऐसा ही जलसा जेलम में भी किया, हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और वंस अगैन उन्होंने बावर कराया हुकूमत को कि वो छोड़ेंगे नहीं उनको, वो उनके एंड तक जाएंगे, उनको निकालेंगे। इसने तकरीर की, जरा सुने। कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। मीर जाफर वो था जब उसने सिराजुद्दौला, जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की, और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया, जिस तरह अमेरिकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तो जितने प्यार से इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ का नाम लिया था, वो लगा था बड़ी प्यार भरी बात करेंगे आगे नहीं, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ, आगे उन्होंने कहा पॉज लेके शर्म करो मतलब अजीब ही सीन चल रहा है। एक तरफ जी इमरान खान की जो सख्त ऑपोजिशन है, सियासी दबाव है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें मुस्लिम लीग नून, उसकी हुकूमत की जो मुद्दत है, इलेक्शन की तारीख के हवाले से बहुत कन्फ्यूजन है, और हुकूमत को जो दरपेश चैलेंजेस है उसके बायस लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हो गए। उन्होंने वज़ीर आज़म, वफाकी वुज़रा, सीनियर क़यादत को हंगामी तौर पर लंदन बुला लिया है। लीगी कायद को वीडियो लिंक की तजवीज़ दी गई थी, ताहम उन्होंने ये तजवीज़ मुस्तरद करते हुए फौरी तौर पर लंदन पहुँचने की हिदायत की, जिसके बाद वज़ीर आज़म लंदन चले गए हैं, जबकि मरकज़ी क़यादत आज रवाना होगी। और इस दौरे के बारे में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं। ये मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन है, पार्टी डेलीगेशन जा रहा है कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने। मुशावरती अमल है, मुशावरती सिलसिला पार्टियों के अंदर और मुस्लिम लीग नून के अंदर ख़ास तौर पर यह सिलसिला जारी रहता है। इसके अलावा अब मैंने जैसे पहले कहा कि बग़ैर वजह के तनकीद जो है वो मकसद है, तो उसको जारी रखें। हम वो करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होगा और जो पाकिस्तान की आवाम के हक़ में बेहतर। तो इस मुलाकात में क्या फैसले सामने आते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे, और मज़ीद जो सियासी बहरान है पंजाब में भी है, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, उनसे ज़रा तज्ज़िया लेते हैं उनका। आमिर साहब सुबह खैर, सुबह नहीं है लेकिन ख़बर मुख्तलिफ नहीं है, और वही मामला है, आगे बढ़ता जा रहा है कि ऐसे भंवर में है हमारी ये सियासी कश्ती जिससे निकल नहीं पा रही है। ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सबसे पहले मैं हुकूमत के चैलेंजेस के हवाले से आपके सामने सवाल रखूँगा। क्या जो चैलेंजेस इस मखलूत हुकूमत के सामने मौजूद है, उससे नबर्द आज़मा हो पाएगी आपको लगता है मौजूदा हुकूमत, एंड इन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ? जनाब सुबह बखैर। अब हमारी ये सुबह नहीं होती और मसाइल वही पुराने होते हैं, और वो 2-4 दिन की बात नहीं, यकीन माने हमारे बाल सफेद हो गए, और वही मसाइल है। सब लोग कहते हैं कि जी मईशत को ठीक होना चाहिए, लेकिन मईशत है कि ठीक होके नहीं देती। और जो इस बहुत सारे मसाइल का आपने तस्करा किया, लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे गंभीर मसला है, कोई हमारा हमारे शानों पर है, वो है मईशत का। और हमने देखा कि 2 महीने हम लोगों ने साजिश में गंवा दिए, जब इस हुकूमत को हटाने की बात हो रही थी और उसकी कोशिशें थी। ज़ाहिर है कि इमरान खान हुकूमत का भी जो फोकस था वो मईशत नहीं रह गया तो ज़माने में, और जब से हुकूमत पर सिरफ्तार आई है, तकरीबन महीना होने को आया, उसमें भी जो काम करने के वो करने से कासिर है। तो नतीजतन आप देख रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ रही है, यानी कि अफरात ज़र बहुत बढ़ रहा है, आपके यहाँ डॉलर्स की कमी है, आपका जो रुपी है वो
बिल्कुल अनस्टेबल हो गया है, डिवैल्यू हो रहा है मजीद, आपका जो कहते हैं ना कि सूद जो है, शरह सूद, उसके मजीद बढ़ने के इम्कान हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको डैम्पन करने की बातें हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि खाकम बदहन क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है? यकीनन इस बात का खदशा है और हुकूमत बिल्कुल क्लूलेस है। जहां इनको मजीद डॉलर्स की उम्मीद थी, वो उम्मीद इनको मेरे ख्याल में पूरी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि IMF की आप अगर शराइत पूरा करते हैं तो उसकी शराइत बड़ी सादा सी है लेकिन बड़ी मुश्किल है। वो कहते हैं कि जी आपने जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी है उसका खात्मा करें, तो आप यकीन माने से कम 20 से 40 रुपए आपकी तेल की कीमतों में इजाफा होगा। उसी तरह वो कहते हैं कि जी एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करें, तब हम आपको जो है डॉलर देंगे, अगली ट्रांच देंगे। इसी से मुंसलिक किया हुआ है सऊदी अरब ने, UAE ने, चाइना ने, जो आपको मजीद पैसे देने हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत बड़ी नो विन सिचुएशन में है, क्योंकि अगर वो इकदाम करती है तो मजीद गोला बारूद इमरान खान के कदमों में ढेर कर देगी कि आइए आप हमें मारें। और जिस चीज पे खुद ये तनकीद किया करते थे, उस बार ये तनकीद की जद में होंगे। और जो भी मैसेजिंग है वो बहुत ही मेरे ख्याल में मनफी है। लेकिन जैसा अगर इतनी मुश्किल ही सूरत हाल है तो फिर इलेक्शन की जानिब हम क्यों कर जा सकते हैं? इलेक्शन तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा खर्चा है, उसके अलावा बहुत बड़ा इंतजामी सेटअप है, और उसको कम से कम मजमूई तौर पर हम अगर देखें एज पर आर कॉन्स्टिट्यूशन 4 से 5 माह लग जाते हैं एक हुकूमत को अपनी जगह पे आने के लिए, मुकम्मल इलेक्शन से लेकर ओथ टेकिंग तक। तो फिर इलेक्शन में हम कैसे जा सकते हैं इतनी सख्त सिचुएशन के अंदर? क्या पॉसिबल है और क्या इलेक्शन सोल्यूशन है अगर हो जाते हैं फिर इस सारी सूरत हाल में? बड़ा अहम सवाल है। मेरे ख्याल में इलेक्शन के लिए भी देर हो गई है। जो माशी फैसले करने हैं, कोई भी ऐसी हुकूमत जिसको इलेक्शन में जाना हो वो गैर मकबूल फैसले करने से कतराएगी, और जब वो कतराएगी तो उसके नतीजे में हमारा जो मसला है वो मजीद गंभीर होगा। अच्छा, आप इलेक्शन में जाते हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया, उसका अपना खर्चा है, गैर यकीनी सूरत हाल है। जो आप केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो उस तरह के फैसले गालिबन ना कर सके। सबको पता होगा कि IMF को भी जी 3 महीने के लिए आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। फैसला साजों को सोचना चाहिए, क्या ऐसी हमें पूरी हुकूमत की जरूरत है कि जो जरा सा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आए, 6 महीने से साल भर के लिए आए, वो रिफॉर्म्स करे, मुश्किल फैसले करे, उसके लिए कोई आप इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज करें, कंसेंसस बिल्डिंग करें, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत बहुत हो रही है, अच्छे काम नहीं हो रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं हो रहा है, कोई मईशत को ठीक करने के काम नहीं हो रहे। तो इस कहते हैं ना, सियासत को पसे पुश डालकर आपको फोकस करना है मईशत पर, और उसके लिए मेरे ख्याल में आपको एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है कि जो नामकबूल फैसले भी करे लेकिन दुरुस्त फैसले करे। उस हुकूमत पे ये कोई मुश्तमाई ना कर रहा हो कि जनाब इनके जो हुक्मरान हैं वो अपने पैसे बना रहे हैं, अपना कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह के फैसले कर रहे हैं उससे अपने सियासी मफादात की तकमील कर रहे हैं। क्योंकि बदकिस्मती से ये पूरी हुकूमत, ये जो इस वक्त हुकूमत है नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादियों की, उसके हवाले से जितना एक वो गैर मकबूल सेटअप है और जितना उस पर शकूक व शुबहात हैं, तो मेरे ख्याल में वो ये काम करने से कासिर और करती है तो मजीद वो मुश्किल में हो जाएगी। आमिर साहब, आपने इस चैलेंजेस के हवाले से की, एक चैलेंज तो मईशत का है, दूसरी जानिब अपोजिशन में अगर इमरान खान साहब हों तो दबाव तो ऑब्वियसली है, नेचुरल बात है ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि वो प्रेशर हमें जलसों में लोगों की तादाद और इन मामलात से भी नज़र आ रहा है। तो आपको लगता है इन सारे चैलेंजेस का जो सदेबाब करने के लिए ही लंदन में इस मीटिंग को बुलाया गया है हंगामी तौर पर, जहाँ पर ये तमाम तर मरकज़ी क़यादत पहुँची है, प्राइम मिनिस्टर समेत, क्या अहम फैसले हो सकते हैं? किस तरह से इस चीज़ को आगे लेके जाया जा सकता है? जिसमें जरा सा मैं देर में आता हूँ कि क्या फैसले होंगे, लेकिन सबसे पहले बात ये करें कि जो लंदन में मीटिंग हो रही है उसका एक अमूमी तासुर जो है अवाम में क्या जा रहा है, परसेप्शन क्या बन रहा है, ये बड़ी अहम बात है। देखिए, उसका परसेप्शन ये बन रहा है कि एक कन्विक्टेड शख्स यानी कि सजा याफ्ता शख्स नवाज शरीफ साहब, और जो कि इस कहते हैं ना अदालतों को पाकिस्तान की वादा करके गए थे कि जी मैं इलाज करवा कर वापस आऊंगा, यानी कि उन्होंने एक दरोग गोई की, क्योंकि बीमार तो थे नहीं, ना वो किसी अस्पताल में दाखिल हुए, ना उन्होंने सियासी सरगर्मियां छोड़ी। तो उसके कहने पर जनाब इस मुल्क का, पाकिस्तान का वजीर आजम, उसके बहुत सारे जो वज़रा हैं वो कतार बनाकर जो है लंदन भागे हैं। अब ये तासुर जो है वो बड़ा मनफी तासुर है, क्योंकि इससे तासुर ये पैदा होता है कि जनाब आपके रियासत के, हुकूमत के अहम फैसले जो हैं वो लंदन में बैठ कर हो रहे हैं, और जो इमरान खान का इल्ज़ाम है कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत है वो मजीद
जो है तक़वियत हासिल करता है। तो मेरे ख्याल में बड़ी एक मनफी उन्होंने अमल किया है। दूसरी बात ये कि अगर बाज़ लोग कहते हैं जी उनको ऐसे फैसले करने थे, ऐसे साज मामला पे बात करनी थी, वो चाहते थे कि जी हमारी पाकिस्तान की एजेंसियों को भी खबर ना हो, इसलिए उन्होंने वीडियो लिंक भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम अपनी किचन कैबिनेट की जो भी मीटिंग है वो लंदन में करते हैं, उस प्रॉपर्टी में करते हैं कि जिसके ऊपर पहले से एवन फील्ड के ऊपर जो है वो कहा जाता है कि जी नाजायज पैसों से खरीदी गई है। तो लेकिन वहां पर जब आप करते हैं वहां तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस भी है, अमेरिका की इंटेलिजेंस भी बहुत सरगर्म है, EU की भी है, भारत की भी है। तो आप पाकिस्तानी एजेंसियों से बचने के लिए यहाँ से खबर ना लीक हो, आप वहां चले गए। तो आपके ख्याल में वहां पर आप जब इस तरह के फैसले करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि जी आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोरिस जॉनसन से मिलने नहीं गए, पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी करने के लिए नहीं गए हैं, तो आपने अपनी काबीना को, आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को बच्चा पूरा खुद साबित कर दिया। तो जो भी फैसले होंगे मजीद उससे तनाजा खड़ा होगा। अब पीपल्स पार्टी के तहत ये भी बड़ा एक मुझे एक मज़ाक़ खेज बात लगती है। कल भी मैं एक दो प्रोग्राम्स में था तो वहाँ पीपल्स पार्टी के दोस्त जो थे वो नून लीग का दिफा कर रहे थे। खुद एक बड़ा मज़ाक़ खेज बात है, क्योंकि मैं वो दिन याद है कि जब छुरी कांटे लेकर एक दूसरे की लोग खाल जो है नोचा करते थे और इल्जाम लगाया करते थे। वो कहते हैं जी जब ये वापस आएंगे तो वो फैसले होंगे, काबीना में डिस्कस होगा, व्हाटएवर। बात ये कि आपने तासुर ये दे दिया कि फैसले बाहर से हो रहे। फैसले क्या हो सकते हैं? यकीनन उनके पास, उन्हें पता है इतनी गंभीर सूरत हाल है, माशी फैसले नहीं कर पा रहे, सियासत में जनाब एक्सपोज हो गए हैं। ये मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये फैसले सियासी नौयत के हैं या मुआशी फैसले हैं या इंतजामी नौयत के हैं या अपनी जाती सियासी जो सियासत है उसके मुस्तकबिल के हवाले से हैं? आपका क्या ज्ञान है इस मामले में? देखिए, शरीफ खानदान की जो सियासत है उन्होंने बड़ी अपनी सियासत को बड़ी आर्टफुली अपने बिजनेस मफादात के फरोग के लिए इस्तेमाल किया है। और ये आप देखें 80 की दहाई से सिलसिला चला है कि जिस तरह से पाकिस्तान की मैशत कमजोर होती गई, माशाल्लाह इत्तेफाक ग्रुप का जो है कारोबार फलता फूलता फैलता गया। तो ये चीज जो है ये तो मतलब है सबको पता है, तारीख का हिस्सा है। लेकिन यकीनन वो अपने उनके सियासी मफादात हैं कि किसी तरह अपनी हुकूमत को कायम रख सकें, उसको अगले इलेक्शन तक लेके जा सकें, इस पे फैसले होने। मैशत के फैसले मैं नहीं समझता कि वो मुश्किल फैसलों की तरफ जा सकते हैं। एक दबाव ये होगा उन पर कि जनाब आप फौरी इलेक्शन कराएं, क्योंकि आपने जो ढोल गले में डाल लिया है आप इसको आप बजाने से कासिर हैं, तो हो सकता है इसके ऊपर बात हो। इस पार्टी के अंदर खुद एक मुझे जो अंदाजा है कि चपकलिश है। शहबाज फैमिली में, शरीफ फैमिली में जितना ही कहते हैं कि मुत्तहाद है, मुत्तहदैन का प्लेटफॉर्म है, वो ऐसा नहीं है। उस पर बात हो सकती है। लोग कहते हैं जी मिफ्ता वर्सेस डार है, मिफ्ता साहब जो करना चाहते हैं डार उसको वीटो कर देते हैं वहां पर ना। जैसे मिफ्ता साहब की ख्वाहिश थी कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर को जो है मजीद एक एक्सटेंशन मिल जाए, और उन्होंने एक दिन पहले तक जो है उनको गालिबन तसल्ली दिलासे दिए थे गवर्नर को। तो यहाँ पर ये भी जो है इस तरह के भी मामलात हैं कि पार्टी में खिलाफात भी खुद का इशू है, चैलेंज है। तो नून लीग सबसे ज्यादा मुश्किल में, पीपल्स पार्टी लेकिन हम अगर माशी नुक्ता निगाह से देखें तो मिफ्ता साहब जो बात कर रहे हैं या जो बात करते हैं या जिस किस्म की रिफॉर्म्स मिफ्ता साहब चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक हकीकत के करीब तर है। इसीलिए बाज़ औक़ात जैसे ये गवर्नर स्टेट बैंक का मामला बता रहे हैं, तो इसमें उन्होंने जब गवर्नर स्टेट बैंक जा रहे थे तो उनके लिए एक फेयरवेल ट्वीट भी किया और कहा कि वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी थे और अच्छा काम कर रहे थे, जो कि बड़ा मुश्किल होता है एक सियासी जमात के लिए, किसी दूसरी सियासी जमात के पॉइंटी के लिए एक अच्छे मस्बत अल्फाज के साथ उसको भेजना हमारा कल्चर नहीं है। खैर, कटिंग इन शॉर्ट आमिर ज़िया साहब, अब क्या ऑप्शंस हैं फिर? हम चैलेंजेस तो डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपके ख्याल में ये फैसले जिनकी जानिब हमारा ख्याल है कि ये फैसले होने चाहिए, जैसे कि इलेक्शन का फैसला है या फिर जैसे कि पेट्रोलियम प्राइसेस की तब्दीली का फैसला है, क्या शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसले कर पाएगी इन बहरानों की सूरत हाल के अंदर? मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने कहा जी पेट्रोलियम प्राइसेस में तब्दीली का नहीं, वो इजाफे का मसला है। और तो दे दें दिल को। ये दिल की तसल्ली के लिए बात हो रही थी। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह बात भी करनी चाहिए। मस्बत जो सहाफत है गालिबन ये भी हो सकती है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत ज़हीन शख्स हैं और आपने देखा होगा कि वो उनमें कुछ असूल भी है, तो जहाँ पे उन्हें माजी की हुकूमत की कोई अच्छी कारकर्दगी लग रही है उसको बयान भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुश्किल काम है उनके लिए ये, लेकिन उनकी पार्टी उनका साथ नहीं देगी इस मामले पे कि जिस तरह के वो रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं। तो जो है असल मसला जो है इलेक्ट्रल रिफॉर्म से पहले माशी रिफॉर्म्स का है कि हम लोग अगर होंगे, हमारी मईशत चल रही होगी, उसका पहिया चल रहा होगा, तो फिर बाकी चीजें होंगी ना। तो भी तो मईशत तो आपने बिल्कुल डुबो दी है और उस डूबी हुई मईशत को बहाल करने के लिए बड़े सख्त फैसले करने और ऐसे फैसले करने हैं कि जिसका बैकलैश होगा और ऐसी हुकूमत पे ज्यादा होगा जो कि बहुत ही गैर मकबूल हुकूमत है। अमूमन आप देखें पाकिस्तान की तारीख की जो भी हुकूमत नहीं आती है उसकी मकबूलियत का ग्राफ कम से कम 1.5-2 साल रहता है बरकरार।
और उसके बाद जो उसकी गैर मकबूल होना शुरू होती है। वाहिद हुकूमत है कि आने से पहले गैर मकबूल थी, पहले महीने में बहुत ज्यादा गैर मकबूल है, तो इसकी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। और हमेशा माजी में मैं तारीख बता रहा हूँ आपको कि हमेशा जो हुकूमत जाती है, जैसे इमरान खान गए, वो बहुत नामकबूल होती है, बड़ा उसके ऊपर लान तान हो रही होती है। तो पहली मरतबा ऐसी हुकूमत आई कि वो गिरते ही, खत्म होते ही आप देखें कि वो अवाम और मकबूल हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच आमिर जाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, अपना तज्जिया दिया मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, और जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसको जो चैलेंजेस दरपेश हैं, चाहे वो इकॉनमी के हवाले से हों, अब जो फैसले होने हैं लंदन के अंदर, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो आवाम की फेवर में होंगे या नहीं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बहुत अरसे के बाद आज फिर हम कोविड की बात करने लगे हैं, क्योंकि कोरोना पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में एक बार फिर सर उठाने लगा है। दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी जो ओमिक्रॉन है, जो कि एक वर्जन है, एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसके नए केसेस सामने आए हैं और पहला केस पाकिस्तान में भी रिपोर्टेडली सामने आ गया। WHO के मुताबिक जो ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट की वजह से मुख्तलिफ मुल्कों में जो कोविड केसेस हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। उसका नया वेरिएंट सामने आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका नोटिस लिया है, फौरी तौर पर NCOC को बहाल करने का भी हुक्म दे दिया है, इसकी हिदायत की है। साबिक हुकूमत के हवाले से अगर बात करें तो उसमें कोविड केसेस में कमी और बड़ी आबादी की जो कामयाब वैक्सीनेशन है, उसके बाद NCOC को 31 मार्च को बंद कर दिया गया था, लेकिन कौमी इदारा सेहत और हुकूमत ने शहरियों से अपील की है कि अगर जो इब्तदाई वैक्सीनेशन है उसको मुकम्मल करवाएं। जिन शहरियों की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है या उनको 6 माह गुजर चुके हैं, वो बूस्टर डोजेज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा एहतियात नहीं हो सकती। मास्क का इस्तेमाल कर लें, वैक्सीनेशन और ये सारी चीज़ें आपकी एहतियाती तदाबीर में शामिल हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले बनाया गया था वैक्सीनेशन के लिए, वो अभी उस वक्त तो वो खत्म हो गया। वैसे ये है कुछ जगहों पे लगती है वैक्सीनेशन, लेकिन अभी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद है वो हम बेहतर तौर पर गाइड कर देंगे। डॉक्टर अब्दुल बारी खान हमारे साथ मौजूद है, CEO इंडस हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली बहुत अरसे बाद हम कोविड के हवाले से बात कर रहे थे और हमने कर रहे हैं, और हमने शुक्र किया था कि हमें बार बार इस चीज़ को नहीं करना पड़ा, लेकिन स्टिल हम आपसे अपडेट लेंगे क्या सिचुएशन है। क्या ये हमें थोड़ी फिक्र वाली बात है कि ऑब्वियसली जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं नए इस वेरिएंट के, इनकी क्या सूरत हाल है, ज़रा हमें बताइएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये पहला केस तो जो डिटेक्ट हुआ, इससे पहले मेरे ख्याल में पिछले 1-2 महीने के अंदर ये वेरिएंट जो है ना खान के अंदर कोई 30 के करीब ऐसे आए, लेकिन इससे केसेस बढ़े नहीं, अस्पतालों पे लोड नहीं आया कोई, और ये नॉर्मल फ्लू की तरह ही है, नज़ला ज़ुकाम और खांसी और थोड़ी सी चक्कर आना और फटीग थोड़ा सा हो जाए, लेकिन वो बात नहीं है। और ये अभी जो है ना US में, इंडिया में और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आया है, और केसेस बढ़ने की वजह है, जैसे अप्रैल के लास्ट वीक में कोई 36% US में जो केसेस थे 36% इस वेरिएंट के थे, जो कि 0.2% फरवरी में थे। तो वो केसेस ये स्प्रेड भी तेज से होता है, लेकिन ये डेडली नहीं है। और अच्छी बात ये है कि जो ये वैक्सीन्स जो वैक्सीनेशन है, जो जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो इसको कवर करती हैं। जो जिसको बूस्टर लग चुकी है, कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुकी है, और बूस्ट जिनको 6 माह से ज़्यादा हुआ और उन्होंने बूस्टर लगा ली है, तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। और मेरे जिन लोगों ने अभी नहीं कराई और जिनका बूस्टर ड्यू है, वो बूस्टर लगवा लें ताकि इससे महफूज रहे। अच्छा, वो कंफ्यूजन भी फिर क्लियर कर दीजिए, क्योंकि पहले तो वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद थे, अभी तो वैक्सीनेशन सेंटर्स को तो तहलील कर दिया गया था, तो अभी जिन्होंने बूस्टर लगवाना है, क्या वो पैसे दे के लगवाएं या कहाँ से लगवाएं? नहीं, वो जगह है जो जैसे जो परमानेंट टेम्पररी बनाए थे उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन परमानेंट जैसे जिना हॉस्पिटल्स हैं और हम जहाँ वो हैं वो तो अपने लगा रहे हैं, तो वहाँ पर लगवा ले जाके। एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब? जी, अभी तक फ्री। अच्छा, दूसरा आपने चूंकि ओमिक्रॉन का जिक्र किया, ओमिक्रॉन वाज इटसेल्फ वेरिएंट ऑफ कोविड का जो हमने पहले देखा था, तो क्या ये जो नया है ये इसका सब वेरिएंट है और ये भी सेम ही है जैसे पहले था? जी, ओमिक्रॉन जो है वो एक वेरिएंट था, जैसे डेल्टा था उससे पहले दूसरी चीजें थी, और लेकिन ये उसका सब वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। और इसका ओमिक्रॉन से कहते हैं कि ओमिक्रॉन से 30% ज्यादा स्प्रेड होता है, लेकिन ये है कि अगर वो माइल्डर में लोग अब नज़ला जुकाम समझ के कोई टेस्ट ही नहीं कराता होगा, तो इस वजह से वो हॉस्पिटल्स पे ऐसा नहीं है कि जी कोई इंक्रीज सर्ज आया हो मरीजों का या केसेस बढ़े हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब,
एनसीओसी की बहाली के हवाले से भी अब हिदायत दे दी गई है, आपको लगता है कि ऑब्वियसली अभी जो सिचुएशन है इसमें इसकी बहाली ज़रूरी है, और इसके जो फैलाव को आपने कहा कि ये इतना ज़्यादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्टिल जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये ओवरऑल जिस तरह से हमारी वैक्सीनेशन की एक कैंपेन चल रही थी पहले एनसीओसी जब वर्किंग में थी, तो उसी तरह से हमें दोबारा से लोगों को करना है, इस तरफ लेकर आना है? नहीं, अच्छी बात है, मतलब ये एक अच्छी बात है कि सर पे जब पड़े उस वक्त कुछ करने से प्रीएम्प्टली किसी चीज को एक्टिवेट कर देना बेहतर होता है, बने उस पे कि जब आप जो है ना फायर फाइटिंग कर रहे हो तो बेहतर है कि आप तैयार हों, और जब वो चीज़ें हों, और वो एनसीओसी का एक मैकेनिज्म बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, उसको एक्टिव करने में कुछ है नहीं, ठीक है थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन उससे बहुत बेहतर है कि फिर हम फायर फाइट कर रहे हों। तो डॉक्टर साहब, ये जो वेरिएंट निकला है या जिसकी तशखीस हुई है पाकिस्तान के अंदर, क्या ये लोकली प्रोड्यूस्ड वेरिएंट है या इंपोर्टेड है, बाहर से आया है? नहीं, इम्पोर्टेड ही यूजुअली इम्पोर्टेड ही होता है यूजुअली। अच्छा, तो अभी तक ये हमें मालूम नहीं पड़ा इटसेल्फ कि ये नहीं पता लगा कि ये अभी, हाँ क्योंकि इसकी डिटेल नहीं आई है कि ये क्योंकि उसको अभी इन्वेस्टिगेट करना होगा मजीद के किस कॉन्टैक्ट के थ्रू हुआ, तब पता लग सकेगा कि ये इम्पोर्टेड है या लोकल है। अच्छा, अब लेकिन लगता ये नहीं होता है। जी लगता नहीं है कि लोकल है इम्पोर्टेड। अच्छा, अब हम जी डॉक्टर साहब, जैसे 30 केसेस पहले एक हॉस्पिटल में डिटेक्ट हुए हैं पिछले महीनों में, तो इसका मतलब है कि ये कम्युनिटी में था, कहीं बाहर से आया ही होता है और कम्युनिटी में आ गया होगा, लेकिन इतना नहीं है कि इसको हम कहें कम्युनिटी एक्वायर्ड हो चुका है अभी तक, ऐसा कुछ। अच्छा, अब हम चूंकि इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम ये बात कर सकते हैं, वो लोग जो कि और उनकी बहुत बड़ी तादाद है, कम से कम हम समेत जो कि कोविड का शिकार भी हुए, उनकी जो इम्यूनिटी है बहुत उस पर असर पड़ा है, क्योंकि हम अभी रमज़ान भी जब डॉक्टर साहब गुजर रहा था तो मैं ज़ाती तौर पे महसूस कर रहा था कि मेरा रमज़ान पिछले रमज़ान से मुख्तलिफ था इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी। ऐसा फील हो रहा था कि वो वीकनेस है। देन मैंने आवाज़ समवन जो कि समझते थे तो उन्होंने कहा कि ये कोविड के पोस्ट कोविड असरात हैं, उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर वो तवानाई शायद नहीं है जो पहले होती है, एंड इट विल टेक टाइम टू गेट बैक। उन लोगों के लिए जिनको कोविड हुआ, उनके लाइफस्टाइल को लेकर कुछ ऐसा सजेशन जो आप दें जिससे कम से कम मजीद ऐसी बीमारियों को हम उनका मुकाबला भी कर सकें और बेहतर हो सके। डॉक्टर साहब देखें, एक तो यह है कि जो मास्क वाला मामला जो है ना, वो तो हमेशा जो ऐसा अगर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, चाहे नॉर्मल फ्लू भी क्यों ना हो, तो आदमी को चाहिए कि खुद मास्क पहन ले ताकि दूसरों की तरफ ना जाए, जिसको अगर हो रहा है। तो ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो शो करनी पड़ेगी कि जैसे आप फारिश में जाए ना, तो वो जब वो सांस हुआ तो उसके बाद से आपको जो है ना जिसको होता है वो खुद पहन लेता है ताकि किसी और को ना लगे। तो ये एहसास जिम्मेदारी हमारे अपने अंदर होनी चाहिए, और इस नहज से कि मुझे तो हो चुका है, अब मेरी वजह से दूसरों को ना हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का मैं दोबारा इसलिए पूछूंगी आपसे क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा था कि पहले फेज जब हमें वैक्सीनेशन की जानिब हुकूमत बार बार कह रही थी तो लोगों ने लगवाई भी और कुछ लोग रिलक्टेंट थे। अभी आपके हॉस्पिटल में या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जो डाटा है, उसके मुताबिक जो लोगों में बूस्टर डोजेज हैं उसके हवाले से हमें मजीद कितना लोगों को पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूस्टर डोजेज की जानिब नहीं जा रहे स्टिल। देखिए, ये तो कहते रहना चाहिए कि बूस्टर डोजेस लगाएं, और अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान का जो कवरेज है ना बहुत बेहतर रहा है, और वो उससे डेफिनेटली एनसीओसी से और हम सब ने मिलकर उसके में कोशिश की, अपना हिस्सा डाला, मीडिया ने बहुत उसके ऊपर शोर मचाया, बहुत उसके ऊपर एम्फेसाइज किया, तो हम सब की कोशिशों से ये तो हो गया कि मैं समझ रहा था कि हमें पता लगा कि 87%, 88%, 90% तक की जो है ना कवरेज हो चुकी है वैक्सीनेशन की, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है हमारे मुल्क के लिए। और बस अब जब ये कर दिया है तो अब हमको बूस्टर के लिए भी जिसको ड्यू हो गया वो करवा लें। ठीक है, तो पहले जब एनसीओसी बनी थी और तहलील हुई थी, बनने से लेकर तहलील होने तक इसके सरबरा असद उमर थे जो कि साबिक हुकूमत के सीनियर वजीर थे। अब तो हुकूमत तब्दील हो चुकी है, तो एनसीओसी दोबारा बहाल हो रही है। क्या मौजूदा एनसीओसी को साबका एनसीओसी की पॉलिसीज को ही कंटिन्यू करना होगा या आप उसमें कुछ तब्दीली देखते हैं करनी चाहिए? तब्दीली तो नहीं होगी, क्योंकि एक वही चीज़ें होंगी, और क्योंकि बेसिकली इसमें जो है ना आर्म फोर्सेस का बड़ा रोल था, आर्म फोर्सेस ने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वही कर रहे थे, और फिर बाकी जो सिविलियन साथ मिल के कर रहे थे, तो वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बना हुआ है और रीइन्वेंट करेंगे नहीं कोई भी,
जो जैसे यही कहा उसको बहाल कर लें, वही चीज़ें वही लोग होंगे, वही चीज़ें चलेंगी, उसी तरीके से सिस्टम है, वही सॉफ्टवेयर हैं, तो इसमें कोई नया काम करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा ख्याल में करेंगे भी नहीं, उसी मैकेनिज्म के थ्रू चलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुबारी खान, हमारे जूते CEO इंडस हॉस्पिटल। कोविड के हवाले से ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट तो हो रहे हैं और डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि आप एहतियात करें। अगर आपकी बूस्टर डोज 6 माह मतलब आपको हो गए, वैक्सीनेशन करवाया है, बूस्टर डोज ड्यू है तो प्लीज लगवा लें। ये सवाल होगा ना, फिर लगवा लें प्लीज। अब हमारी भी बारी, आप भी लगवाएं। अच्छा है, चलिए आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जब 11 तारीख होती है ना तो ये जो तनख्वाहदार तबका है ना, इसके लिए मसाइल चीज़ें, आउटिंग्स कम हो जाती हैं थोड़ी, और आउटिंग वैसे भी हमारा साइकिल और है जो नहीं, वैसे सब तनख्वाहदार लोगों का मसला है और इन्फ्लेशन की वजह से आउटिंग्स वैसे ही बड़ी कम हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि एक जानिब लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, दूसरी जानिब जो फूड आउटलेट्स हैं इस पे रश खत्म नहीं होता है, और मैं तो नहीं आजकल जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है पिछले कुछ अरसे से। हाउ पीपल मैनेज। खाने की बात ना करें ना, अभी फिलहाल सुबह से ब्लैक कॉफी पी के शुरू हो गया मेरा। अच्छा जनाब, ब्लैक कॉफी से हम खाने पे जाएंगे। आपको पूरियां खिला सकते हैं। पूरियां फरियाल राना आज सुबह सुबह कोई मजेदार किस्म की हलवा पूरी खिला रही है, देखते हैं क्या खिला रही है। देसी फूड। फिरोजपुर रोड शमा पर, जहां पर है सादिक हलवापुरी, जो कि आटे और मैदे की पूरी देसी घी में तैयार करते हैं। आइए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और लोगों को इनके नाश्ते की खास बात क्या लगती है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से हलवा पूरी खाते हुए? काफ़ी अर्से से मैं यहीं पे आ रहा हूँ। आप कौन सी पूरी खा रहे हैं, आटे वाली या मैदे वाली? नहीं, हम लोग जब आते हैं यहाँ पर तो आटे वाली पूरी ही टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो ऑयल इतना ज़्यादा नहीं आता और उसकी वजह से फिर टेस्ट भी इनका वो अच्छा रहता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जी गुलबर्ग से। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से नाश्ता करते हुए? मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया। पहले इनकी दुकान रेलवे रोड पर होती थी तो हम वहीं से नाश्ता करते थे जब कॉलेज का ज़माना था, तो वहाँ से लेके आए दिन तक इनका खाने के साथ साथ हाइजीनिकली और क्लीनलीनेस बहुत है। इनकी मटन की और चिकन की टिक्की भी है, आप कौन सी खाते हैं? मैं मटन की। आपने कीमे की टिक्की बाहर से भी खाई और यहाँ से भी खाई, तो क्या फ़र्क लगता है दोनों टिक्की में? इसमें ये एक तो ये फ्रेश होता है, दूसरी जो होती है उसमें कभी कभार स्मेल आती है, क्योंकि ये मटन होता है ना, ये एक सेंसिटिव आइटम है। चिकन तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल जाता है, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है ना वो दूसरों लोगों से बेहतर है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से नाश्ता करते हो? ये तो इन्होंने अभी शॉप डाली है ना, वैसे तो उनकी बहुत पुरानी जो शॉप है वो तो बचपन से ही खा रहे हैं। इनकी हलवा पूरी की खास बात क्या लगती है? इनका हलवा बहुत टेस्टी है। और पूरी है ही टेस्टी इनकी। आप कहाँ से आए हैं? हम हरीपुर से आए हैं और एक्चुअली हम 2 साल पहले इधर आए थे हलवा पूरी खाने इनकी, और बहुत अच्छी लगी थी, तो उस वजह से हमने दोबारा हमारा चक्कर लगा तो हमने कहा कि हम सबसे पहले अपना नाश्ता जो है इधर से आप ही करेंगे। आप हरीपुर से लाहौर आए हैं, तो लाहौर के नाश्ते कैसे लगे आपको? एक्चुअली हम इधर खाना खाने ही आए हैं, लाहौर के नाश्ते करने आए, और उनके जो खाने हैं फूड स्ट्रीट के, तो काफ़ी अच्छा खाना है इनका और बहुत अच्छा जायका है। ऐसा जो खाना है बड़ी मुश्किल से मिलता और काफ़ी जायकेदार था। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर हैदर अली साहब। आप मुझे बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये हमारी 4th जनरेशन है और 1880 से ये स्टार्ट हुआ था एंड अब 142 इयर्स हो गए हैं, और अमृतसर से ये मेरे परदादा ने स्टार्ट किया था। उसके बाद दादा लाहौर में माइग्रेट हुए तो वालिद साहब और अब हम हैं। जो हमारी मेन ब्रांच है वो ग्वालमंडी है, उसको मोर देन 70 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान में। आप कितनी तरह की पूरी बनाते हैं? हमारे पास 3 किस्म की पूरियाँ हैं। एक आटे वाली है, एक मैदे वाली है जिसको सादा टिक्की कहा जाता है। उसके सादा टिक्की के हर पेड़े में घी लगता है जैसे आप घर में पराठे में घी लगाते हैं। और एक हमारे पास कतलम्मा होता है, वो भी डिफरेंट है पूरी से, वो साइज़ में भी डबल है और उसमें घी की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। मैदे की पूरी और आटे की पूरी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? आटे की पूरी में ये होता है कि उसमें सिर्फ आटा यूज़ किया जाता है, लाल आटा, देसी आटा जिसको हम कहते हैं, और उसके
मैदे आटे में थोड़ा सा सिर्फ घी डाल दिया जाता है और जो मैदे की पूरी है उसको पहले हम गूंदा जाता है, उसके बाद उसके पेड़े बनाए जाते हैं, फिर हर पेड़े में घी लगाया जाता है। तो दोनों का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। पूरी के साथ आप क्या क्या सर्व करते हैं? पूरी के साथ हमारा हलवा है और चने हैं, आलू की भाजी है और साथ अचार होता है। और इसके अलावा क्या क्या बनाते हैं? हमारे पास चिकन कचौरी है, उसको टिक्की भी कहा जाता है, मटन टिक्की है। फिर उसके बाद हमारे पास सादे हलवे के अलावा और भी 2 किस्म के हलवे हैं। ड्राई फ्रूट ज़ाफ़रानी हलवा है, खोए वाला हलवा है, फिर मीठे पूरे होते हैं, लस्सी हम सर्व करते हैं साथ। नाश्ते के जो हलवा पूरी के जो भी लवाजमात होता है वो सब हम सर्व करते हैं। ऐसी क्या वजह है अगर हम घर में ऐसी पूरी बनाना चाहें तो बनती ही नहीं है? आपको ऐसी पूरी घर में भी क्या, आपको किसी शॉप पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम बनाते हैं मैदे की और बाज़ार में और घर में यूज़ किया जाता है फाइन मैदा, जो आप कह लें जो नान वगैरह में यूज़ होता है। तो वो उस दोनों में बड़ा डिफरेंस है। कस्टमर्स का रिस्पांस कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर रिस्पांस हमारा, जिस तरह ये हमारी 4th जनरेशन है बिजनेस में, उसी तरह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी 3rd 4th जनरेशन वाला ही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए आ चुका है देसी घी से बना हुआ नाश्ता, जिसमें है मटन की टिक्की, आटे की पूरियां, आटे का कतलम्मा और चने, और इसके साथ आई है ठंडी ठार मज़ेदार सी लस्सी। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, इसे कहते हैं असली लाहौरी नाश्ता, जो कि बहुत ज़्यादा लजीज है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। उम्मीद है कि आप अब भी हमारे साथ हैं। आई मीन इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। जिस तरह पहले में मौजूद थे, और हमारी कोशिश यही होगी कि इस घंटे के अंदर भी आपको वैसे ही इन्फॉर्म्ड रखा जाए और एंटरटेन किया जाए, जैसे हम करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमारी ये भी कोशिश होती है कि इस वक्त से फ़ायदा उठाया जाए। सो जैसे कि पहले हिस्से में हम कह रहे थे, दूसरे हिस्से में वो कह रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बी हाइड्रेटेड, स्टे होम अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी वैसे खबरें तो बहुत है सोशल मीडिया पे, लेकिन हर खबर का तस्करा ज़रूरी थोड़ी होता है। एग्जैक्टली। और सेकेंडली वैसे भी अगर चेक कर लेना ट्रेंड्स में जाके क्या चल रहा है और खुद भी एहतियात करें। ऑब्वियसली गर्मी के हवाले से हम बात करते हैं जनाब। दूसरे घंटे में एज यूजुअल हमारे पास बहुत कुछ है। हमने सोचा कि आपको पहले हेडलाइंस दिखाते हैं और फिर आपके साथ हम शेयर करते हैं। सेगमेंट मेरा घर में सारा बलोच करवाएंगी मुलाकात पाकिस्तान के नामवर फोटोग्राफर इरफान एहसन से। सेगमेंट उम्मीद है पाकिस्तान में मिलिए कचरा चुनने वाले जेरे तालीम ज़हीन बच्चों से। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली गुलकारा महक अली होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। हेडलाइंस आपने जानी, महक भी आज हमें ज्वाइन करने वाली हैं, सेगमेंट्स भी हैं। और अब क्या करना है? अब हम आपकी मुलाकात इरफान एहसन से करवाते हैं, जो कि बड़े ज़बरदस्त फोटोग्राफर हैं। और सारा बलोच सेगमेंट मेरा घर में उनके घर गई हैं, उनसे बातचीत की। क्या बातचीत हुई है दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर दोस्तों। मैं हूँ सारा बलोच और आप देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी की एक ब्रांड न्यू एपिसोड। दोस्तों, एक ज़माना था जब पाकिस्तान में वेडिंग फोटोग्राफी के लिए इंडोर शूट्स का इंतखाब किया जाता था। फिर कुछ साल के बाद एक ऐसा नौजवान पाकिस्तान में आया जिसने इंजीनियरिंग में की अपनी पढ़ाई, लेकिन पाकिस्तान आके एहसास हुआ कि नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, शायद मेरे लिए खुदा ने कुछ और लिखा है। उन्होंने पाकिस्तान में आउटडोर वेडिंग फोटोग्राफी का ट्रेंड सेट किया। और क्या सेट किया कि अब हम देखते हैं बड़ी बड़ी शख्सियात की फोटोज पर उनका नाम एज अ वाटरमार्क हम पढ़ते भी हैं, हम देखते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सब के फेवरेट इरफान एहसन की। आज मैं आई हूँ उनके स्टूडियो में। हम करवाएंगे आपको उनके स्टूडियो का होम टूर एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सप्रेस न्यूज़। अंदर जाते हैं, करते हैं उनसे कुछ दिल की बातें, जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग से आखिर फोटोग्राफर कैसे बन गए। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम इरफान। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे इरफान एहसन से, और स्पेशली आपका जो स्टूडियो है उसका टूर भी करवाएंगे। जी आइए। थैंक यू। अच्छा इरफान एहसन साहब, मुझे ये बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग से
फोटोग्राफी का शौक कब, कैसे, क्यों? ये एक बड़ी लंबी कथा है। मैं अमेरिका में मास्टर्स करने के बाद पाकिस्तान आया शादी के लिए। तो आपको नई जगह होती है, न्यूली मैरिड, यू वांट टू टेक पिक्चर्स, तो आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स। पॉइंट एंड शूट कैमरा था मेरे पास और मुझे उसकी कोई समझ नहीं थी, बिल्कुल ऑटो पे मैं यूज़ करता था। तो फिर जब अच्छा कैमरा लिया, बैकग्राउंड ब्लर होना शुरू हुआ, तो पिक्चर्स में एक पॉप, एक किक आना शुरू हो गई। एंड फिर मैंने कहा ओके, आई नीड टू गेट अ बेटर लेंस। आई वुड हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम हर कि नहीं, ये हमारी सेविंग्स में से ये पैसे। तो मैंने कहा देयर मस्ट बी अ वे टू मेक मनी। तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग एड ऑन क्रेग्सलिस्ट। और शुरू में मेरा काम ऐसा था कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स थे वो मुझे कहते थे कि तुम मार्केट ख़राब कर रहे हो, तुम्हारा काम इस काबिल नहीं है कि तुम लोगों से चार्ज कर सको। मैं उन्हें कहता था यार आई एम नॉट इन योर लीग, मैं एक छोटा सा न्यू बी, प्लीज़ मुझे इग्नोर करें। तो इस तरह से फिर एक ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, तो दैट्स हाउ। तो ये सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान से बाहर आप ले रहे थे, काम कर रहे थे? ये 2005 में मैंने स्टार्ट की थी एज अ हॉबी। साथ साथ जॉब भी हो रही थी बिकॉज़ आप सिविल इंजीनियर हैं, तो जॉब भी और साथ साथ पार्ट टाइम शौक भी पूरा हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तब समझ आ गया था कि इरफान आपने करनी फोटोग्राफी है? नहीं, मुझे ये नहीं समझ आया था। मुझे ये तो पता था कि दिस इज माई कॉलिंग, मुझे शौक है। मुझे ये तो पता था कि आई विल डू वेल, क्योंकि जिस चीज़ में मैं जाता हूँ मैं उसमें खूब जाता हूँ। लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह का इतना करम होगा। पाकिस्तान में आके सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आई एम एन इंजीनियर, तो आपको पता है इंजीनियर्स दे डू थिंग्स सिस्टमैटिकली। तो मैंने आने से पहले गूगल पेज रैंक्स पे काम करना शुरू कर दिया था। फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल 2005 से मेरा बना हुआ है। दिस इज वेयर माई एजुकेशन केम इन। तो जो मेरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थी और फिर डिफरेंट फोरम्स पे जाके मैंने उसे बोलते हैं लिंक एक्सचेंज एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से मेरे आने से पहले ही मेरी बुकिंग्स पाकिस्तान में हो गई। यानी आने से पहले ही पाकिस्तान में धूम मच गई थी। और बात सिर्फ शादियों तक तो महदूद रही नहीं है ना। हम खान साहब के हवाले से बात करें, उनकी तस्वीरें हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल इस्तेमाल करें, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट आल्सो। खान साहब तक अप्रोच कैसे हुई? खान साहब की पीआर टीम की मुझे कॉल आई थी। तो उस दिन संडे था और कोई शूट थी और मेरी एक मैनेजर, शी वाज इन स्टूडियो एंड शी केम एंड शी सेड कि 3 मिस्ड कॉल्स हैं। तो शी बाय जस्ट चांस कॉल देम बैक एंड दे सेड कि जी हम खान साहब की पीआर टीम है एंड वी वांट टू बुक यू फॉर हिज इनॉग्रेशन की जो शूट है, और हाउ मच विल यू चार्ज। तो मुझे मैनेजर की कॉल आई, मैंने कहा नो वी नॉट गोना चार्ज, ये मेरा नया पाकिस्तान में हिस्सा है। आई जस्ट चार्ज देम फॉर ट्रैवल टू इस्लामाबाद, बट अदर देन दैट वी डिडंट चार्ज देम एनीथिंग। अच्छा, आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात की वेडिंग फोटोग्राफी भी की है, उसके अलावा वैसे भी शूट्स आपने किए हैं। हम बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा की भी, उनके बेटे की शादी, इट वेंट वायरल। हम बात करें जुनैद सफदर की, मतलब दोनों डिफरेंट जगह पे काम किया। तो ये क्या कुछ इन्फ्लुएंस होता है आपको, या बड़ा न्यूट्रल रह के कर लेते हैं सारे? देखें, वी एज अ सर्विस प्रोवाइडर और एज एन आर्टिस्ट वी हैव टू बी न्यूट्रल एज इन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। चाहे पर्सनल लेवल पे हमारी एफिलिएशंस किसी के भी साथ हों, बट व्हेन समबडी इज बुकिंग यू फॉर योर क्राफ्ट, तो जो मेरा कैमरा है वो न्यूट्रल है। इट इज़ नॉट विद एनी पार्टी। तो व्हेन यू आर शूटिंग, आप ये नहीं देखते कि आपकी यू हैव प्रेफरेंस फॉर दिस पर्सनालिटी और पार्टी एक्सेट्रा, आप जस्ट यू टेक इट एज एन असाइनमेंट एंड एज अ क्लाइंट। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कितनी फोटोजेनिक? शी इज, उनकी देखिए खान साहब भी बहुत ही हैज एन ऑरा एंड मिस मरियम शी आल्सो हैज एन ऑरा। शी इज वेरी फोटोजेनिक। शी नोज हाउ टू पोज, हाउ टू टॉक टू द कैमरा। कौन सी शादी को कवर करने में बहुत मजा आया था? देखिए, जो मज़ा एज अ फोटोग्राफर आता है ना, वो छोटी और इंटीमेट वेडिंग्स का आता है। या जो बड़ी शादियां होती हैं, आई कंसिडर देम एज अ जलसा, चाहे आप पॉलिटिकल कह लें या बहुत ग्रैंड बिजनेस वेंचर मर्जर कह लें। मुझे जो मज़ा आता है वो छोटी इंटीमेट वेडिंग्स का होता है, जहाँ पे यू कैन सी द इमोशंस, यू कैन सी द लव, द बॉन्डिंग, और जहाँ पे आप ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल और सिक्योरिटी हैसल से डील नहीं करना पड़ता। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट आउटडोर वेडिंग आल्सो। आप जब यहाँ पे आए पाकिस्तान में, उस जमाने में तो इनडोर शूट्स होते थे, कोई पता ही नहीं था हमें कि ये चीज़ भी हो सकती है। कितना मुश्किल था अपने क्लाइंट्स को कायल करना? बहुत मुश्किल था। देखिए, इतने ज़्यादा इश्यूज थे कि ब्राइड्स को फाइट करना पड़ता था विद द पेरेंट्स। एक दफ़ा ब्राइड साइड के ना मेरी मॉम नहीं मान रही हैं, प्लीज़ आप मीटिंग कर लें उनके साथ। मैंने कहा मैं तुमसे 2 दफ़ा मिल चुका हूँ, चलो मॉम को भी ले आओ। मॉम आई, वो कह रही मुझे ये तस्वीरें समझ नहीं आ रही हैं, वो आउटडोर थी। मैंने कहा ये आपको समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन आपकी बेटी को समझ आ रही हैं। दिस इज़ द न्यू थिंग
एक जो पुराना घिसा पिटा तरीका है वो उसका टाइम गुजर गया है। बट येस आई एग्री देवर चैलेंजेस। और शुरू में जो मेरे अदर फोटोग्राफर्स थे हु वुड फॉलो मी, दे सेड सर आप लकी हैं, आपकी ब्राइड जो तैयार हो जाती हैं हमारी नहीं मानती हैं। लेकिन अब ये कि अब तो बन ही डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन गया। टर्निंग पॉइंट क्या था जिंदगी का? टर्निंग पॉइंट मेरी वाइफ की नजर में तो उससे शादी थी। अच्छा, ये वाकई अगर आप देख रही हैं तो इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वाज मैरिंग यू। अदर देन दैट आई थिंक गोइंग अब्रॉड। हाँ, बिकॉज बाहर जाके पढ़ना, मास्टर्स करना, इट ओपन्स अप योर माइंड। द रीजन आई से दैट इज कि पाकिस्तान में मेहनत की अजमत में बिलीव नहीं किया जाता। अमेरिका में जाके मैंने ये सीखा कि आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप बूट भी पॉलिश कर रहे हो किसी के ना, आपके स्टेचर में और आपके कंपनी के सीईओ के स्टेचर में कोई फर्क नहीं है। मेहनत में अजमत गोरों से मुझे सीखने को मिली, हालांकि हमारा मजहब ये सिखाता है। आई वुड से कि वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अगर मैं पाकिस्तान में रहा होता तो मैं फोटोग्राफी एज अ फुल टाइम कभी ना करता। अच्छा, सिचुएशनल कुछ क्वेश्चंस हैं। एक ही दिन दो पर्सनालिटीज हैं जनाब पॉलिटिकल, उनकी शादी है और आपको एक ही जगह जाना है, तो आप किसकी शादी कवर करेंगे? जो ज्यादा पैसे देगा। नहीं, नाम ऑप्शंस है शेख रशीद साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी? I would say बिलावल भुट्टो। अच्छा जी, एक दरिया है, एक किनारे पे आप खड़े हैं और दूसरे किनारे पे दो और लोग खड़े हैं और आपके पास एक कश्ती है, पेट्रोल एक ही चक्कर के आपके पास और सीट भी एक ही है। दो पॉलिटिकल शख्सियात हैं, किसको आप बिठाना चाहेंगे? साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को? I would say साबिक वजीर आजम इमरान खान को। द रीज़न बीइंग जो उन्होंने मुल्क की खिदमत की है बाय शौकत खानम, और जो एक क्रिकेट का जो उनका लेजेंडरी करियर है, और वी ऑल लुक्ड अप टू हिम, और वो HSonian भी हैं, तो आई हैव सीन हिम डू राउंड, सो आई वुड से साबिक वजीर आजम। साबिक वजीर आजम। अच्छा, पुरानी फिल्में देखा करते थे? जी बिल्कुल। कौन सी पसंद है? मैं ज़्यादा इंडियन पुरानी मूवीज़ देखी हैं, पाकिस्तानी पुरानी मूवीज़ नहीं देखी हैं, लेकिन वहीदा रहमान जी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। मौसीकी का शौक है? बहुत ज़्यादा। तो क्या सुनते हैं, बॉलीवुड या पाकिस्तानी गाने? Everything, from नसीबो लाल से लेके ओपरा, everything in middle। गुनगुनाने का भी शौक है? नहीं, शौक है लेकिन I'm a very bad singer, लेकिन yes, but music, I would say कि मेरा सबसे बड़ा पैशन म्यूजिक है। अगर हम नई जनरेशन की बात करें तो किसको सुनना पसंद करते हैं? Strings are my favorites, और उसके अलावा आसिम अजहर is good। या अच्छा, कोई ऐसी पर्सनालिटी, बिकॉज हमें मालूम है कि काफी जो फेमस नेम्स थे पाकिस्तान के, वो तो आपने कवर कर ली हैं, पर होता है ना कि इश्तियाक यार इसको भी फोटो शूट करना चाहिए इसके साथ भी। मोमिना मुस्तहसन की शादी, आई वुड विश के she books me one day। तो अगर आप सुन रही हैं मोमिना, तो ये तो एक बड़ा अच्छा प्रपोजल आ गया जनाब कि आपकी शादी को कवर करना है इन्होंने। वाह, कोई ऐसी चीज जो आप रिग्रेट करते हो कि ये जिंदगी में नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, लेकिन मैं वो ऑन एयर नहीं कह सकता। कोई ऐसा जो ऑन एयर कह सकते हो? मेरा ख्याल है कि मैंने फोटोग्राफी बहुत लेट स्टार्ट किया। शुड हैव स्टार्टेड इट अर्लियर। आई स्टार्टेड फोटोग्राफी व्हेन आई वाज 34। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम गुजर गया। मे बी आई वुड हैव रीच्ड ग्रेटर हाइट्स अगर मैंने पहले शुरू कर दी होती। अच्छा इरफान, अगर अब आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ऑफिशियल पिक्चर्स के लिए बुलाया जाए तो क्या आप जाएंगे? Why not? देखिए, हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। When we go for such an assignment, हम तो we feel honored कि हम जिस ओहदे की पिक्चर्स के लिए जा रहे हैं, doesn't matter to us कि आगे पर्सनालिटी कौन है। तो फिर आप ये सुन लें जी, I'm sure उनकी PR टीम हमें देख रही होगी, तो you can hire इरफान एहसन। Yes, we would love to. And you'll be neutral as always. Yes, and we won't charge again because ये हमारा हिस्सा है towards the betterment of the country. क्या हर इंसान फोटोजेनिक होता है? नहीं, there are some people जो वैसे ज़्यादा they look prettier, लेकिन they don't know how to pose। जब उनकी पिक्चर लेते हैं तो वो they don't come out as beautiful or as pretty as they are। आपको दिखाएंगे इनका आज ये पूरा स्टूडियो। चलिए जी, let's do it। जी आएं। So this is one of the main rooms जहाँ पे we do the shoots। बहुत सारी brides हैं जो on location shoot की जगह convenience of a studio को prefer करती हैं। तो this is one of the setups। आए मैं इधर आपको दिखाऊं। So this is another room। Is this the main room? This is the main room जहाँ पे हमने 5-6 different wallpapers, chandeliers वगैरह set किए हुए हैं। तो lots of couples are choosing for as you see इसकी एक डिफरेंट कलर टोन है, ये शैंडलियर, शमादान। अच्छा मुझे एक और बात भी बताइएगा, वो ये कि फोटोग्राफी के लिए कलर्स कोई प्रेफरेंस होनी चाहिए?
I would recommend solid or light colors. They look best in pictures instead of stripes or polka dot or check. हमने आपको दिखाया इनका इंडोर एरिया स्टूडियो का, अब आप ये देखें. This works really well for बारात की शूट्स के लिए. एक ट्रेडिशनल हवेली टाइप की फील आती है. तो अगर वेस्टर्न शूट करना हो कपड़ों का, This works well for western look. Yes, ये बड़ी एक बात है. ग्रूम के वलीमे के शॉट्स यहाँ पे बहुत अच्छा. ये आप खुद डिसाइड करते हैं या My wife and I and the team. We have planned another surprise for all of you out there. थोड़ा सा कीजिएगा इंतजार, कुछ दिन के बाद आप एक्सप्रेस के न्यूज़ के तवज्जो से ही कुछ देख पाएंगे. अलग इरफान एहसन के साथ कोलैबोरेशन होगी हमारी टीम की. This is me सारा बलोच signing out. अपना ख्याल रखिएगा. जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज. ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब. अब बारी हमारे सेगमेंट उम्मीदें पाकिस्तान की, जिसमें वकार अहमद मलिक हमारी मुलाकात करवा रहे हैं आज उन ज़हीन बच्चों से जो कचरा चुनते हैं लेकिन स्टिल तालीम हासिल करें. तो देखते हैं उम्मीदें पाकिस्तान में आज क्या बात है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान. पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा सिरे से स्कूल ही नहीं जाता. और ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ये जो शुमारियात हैं, ये एक अलमिया की जानिब निशानदेही कर रही हैं. और ये सिर्फ वक्त का अलमिया नहीं है, बल्कि यही नस्ल जो है ये जब बड़ी होगी और कौमी इदारे में शामिल होगी तो इमेजिन कि वो जो नेसेसरी लाइफ स्किल्स हैं उसके बग़ैर तालीम के इतना बड़ा प्रपोर्शन जब आबादी का जब कौमी इदारे में शामिल होगा तो उस वक्त क्या अलमिया जन्म लेगा. इससे शायद हम अभी तक गाफिल हैं या हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस तरफ सोचने की उनको फुर्सत नहीं है. लेकिन कुछ लोगों को फुर्सत ज़रूर है और वो कुछ NGOs हैं, कुछ प्राइवेट इदारे हैं, कुछ मुखय्यर हज़रात हैं जो कि अपने तौर पे काम कर रहे हैं और बहुत आला काम कर रहे हैं. उसमें से अल-खिदमत फाउंडेशन है जिसके 51 सेंटर्स चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में. जो बच्चे कचरा चुनते हैं, जो बच्चे कबाड़ का काम करते हैं, जो बच्चे कोई काम करते हैं, छोटे बच्चे हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाते, तो उनको उस सेंटर में 2 घंटे के लिए सिर्फ बुलाया जाता है और उनको तालीम और सेहत और उसकी बुनियादी जनी वो चीज़ें बताई जाती हैं. और वहीं से वो पढ़ के बाकायदा उन्होंने अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लिया और उनका एक तालीम का जो सफ़र था जिसका वो सोच भी नहीं सकते थे वो रवां हो गया. मेरे साथ इस वक्त 2 बच्चे हैं जो लाहौर में एक सेंटर में यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं और इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजहर. आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला परवेज़. अब्दुल्ला परवेज़. अब्दुल्ला परवेज़ के वाले से बताते जाऊँ कि ये कबाड़ का जो काम है ये करते थे और आप भी अपने वालिद के साथ गुब्बारे बेचते हैं? यस. ठीक है. तो ये बताएं कि ये जो स्कूल है इसका आपको पता कैसे चला कि ये कोई स्कूल है, कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम हमारे झुग्गी में थी. आपकी झुग्गी में लोग आए थे? यस. हाँ. मिस आई थी. मिस आई थी आपकी झुग्गी में, कोई मिस आई थी जिसने आपको आपके वालिद को कहा था? हाँ जी. क्या कहा था? मेरे वालिद को कहा था कि मैडम ने कि आपके बच्चे को पढ़ा के कुछ बनाएंगे हम. अच्छा, वाह वाह. तो मैंने अपने पापा की रिक्वेस्ट की, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था. तो मेरे पापा ने कहा चले जाओ. तो मैं दारुल नाजिकर स्कूल में पढ़ता हूँ, 2री जमात में हूँ. अच्छा, ये बताएं कि आपके पास भी इस तरह कोई मिस आई थी या कोई आए थे जिन्होंने आपके वालिदैन को कहा कि बच्चे को स्कूल भेजें? यस. तो वो कौन थे? ये जो से हमें इधर तालीम हासिल करा रहे थे वो है. वही है. ठीक है. फिर आपको कैसा लगा यहाँ पे? हमें इधर बहुत अच्छा लगा. वो फिर सारा हमें फ्री कॉपीज, पेंसिल, रेश और पैसे की चीज़ें देते थे. फिर हमें लोगों को ऐसे आस्ता आस्ता कुछ आया. फिर हम लोग बड़े स्कूलों में चले गए. अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के बड़े मसले क्या हैं? कि जो से हमारे साथ झुग्गियों में रहते हैं उनके बच्चे कुछ नहीं स्कूल जाते, कुछ जाते हैं. अभी जो आपके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते? यस. या सेंटर किसी में नहीं जाते? नो. अच्छा, तो आप बताएं कि आप खेलते क्या हैं? मैं क्रिकेट खेलता. आप? गिल्ली डंडा. अच्छा, तो फिर किस तरह होता है कि आप गिल्ली डंडा खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप आपस में इकट्ठे कैसे खेलते हैं? इकट्ठे यानी इकट्ठा कैसे खेलते हैं? आप तो गिल्ली डंडा खेलते हैं. कभी दिल करता खेल लेते हैं. कभी दिल क्या करता है? तो यानी आप ये गुल्ली डंडा खेल लेते हैं और आप क्रिकेट खेल लेते हैं? यस. मैं भी खेल लेता हूँ. इससे क्योंकि इससे क्रिकेट नहीं खेलनी आती. मुझे क्रिकेट भी आती, गुल्ली डंडा भी खेलना आता. ये हो गया एक मसले का हल कि एक बंदे को क्योंकि दोनों खेल आते हैं और एक आता है, तो बहरहाल इनके दरमियान में आपके एक कामन है. अच्छा, ये बताएं कि ये आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है, यानी जिसको पढ़ के आपको बहुत मज़ा आता है? गाय मजमून. गाय मजमून उर्दू में है?
यस। उसमें क्या है कि गाय के बारे में बताया गया कि गाय क्या होती है? यस। तो वैसे भी आपको गाय अच्छी लगती है, तो इसलिए आपको गाय मजमून अच्छा लगता है। यस। और आपको? मुझे माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड, आपको अंग्रेजी अच्छी लगती है? यस। अंग्रेजी में ये मजमून अच्छा लगता है, Yes. माय बेस्ट फ्रेंड। यस। और आप माय बेस्ट फ्रेंड का जब आपको लिखना पड़ता है तो आप इनका नाम लिखते हैं या किसी और का नाम लिखते हैं? कजन का पिक। इसी का? यस। अच्छा, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है? यस। वाह वाह। कजन भी है, भाई भी है, फ्रेंड भी है। 3 रिश्ते हैं आपके इनके साथ। Yes. और एक चौथा रिश्ता भी है, पता है कौन से वाला? गुल्ली डंडे वाला। हाँ जी। वो भी है ना। अच्छा, ये बताएं कि ये बड़े होके आपने क्या बनना है? बड़े होके मैंने कारी साहब बनना है। कारी साहब बनना है? यस। ठीक है। और आपने क्या बनना है? मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है कि मैं आर्मी फौज बनूं। आर्मी फौज बने, तो आप कारी साहब बनेंगे और आप आर्मी फौज बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको आके जहाँ पे सफाई का भी बताया जाता है कि कैसे सफाई रखते हैं या हाथ मुंह धोना, इस तरह आपको बताया जाता है, इस तरह की तालीम भी होती है? यस यस। ठीक है। तो वो फिर जब तालीम आप हासिल करते हैं, अब आपको पता है कि सफाई कितनी ज़रूरी है, कितनी अच्छी चीज़ है, तो ये जब आप वापस झुग्गियों में जाते हैं तो जो आपके बाकी दोस्त होते हैं, बच्चे होते हैं, आप उनको भी ये बात बताते हैं जहाँ से सीख के जाते हैं? अब्दुल, आप बताएं। यस, कि हम बताते हैं कि मास्क लगा के रखा करें। मास्क लगा के रखा करें, अच्छा, वाह वाह। और मतलब हाथ धोना जो है वो कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। आप भी? कि मैं बताता हूँ कि मास्क लगा कर रखे, घर से बाहर निकले हाथ धोकर निकले, खेल कर आए फिर भी हाथ धोए, घर में बैठे फिर भी हाथ धोए, क्योंकि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं आप दोनों बच्चे कि यहाँ पे टीचर्स जो हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, वो कैसे? वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। क्योंकि उन लोगों ने हमें आकर अपने आप से हमें झुग्गियों में से बुलाया कि आप पढ़ो, पढ़कर आप लोगों को कुछ बड़ा कुछ चीज़ बनाएंगे, जैसे डॉक्टर हो गया, साइंसदान हो गया, ऐसे। वाह वाह। आपके भी आपके एक ही टीचर हैं? यस, दो हैं, एक सर और एक मैडम। और दोनों अच्छे हैं? यस, बहुत अच्छे। ठीक है। आप शायरी, शेर वगैरह, ये कोई गाना वगैरह आपको आता है? नहीं, बस एक शेर आता था। और वो एक ही शेर सुना दे बस आप। क्या है? वही? हाँ, वही सुना दे। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी टीचर लाखों में एक। आपकी टीचर जो है वो लाखों में एक है? यस। और आपको भी कोई शेर या गाना? शेर आता, गाना नहीं आता। क्या? जंगल में खड़ा हूँ, हाथ में रुमाल, परिंदे से पूछ रहा हूँ मेरे सर का क्या हाल। परिंदे से पूछ रहा हूँ मेरे सर का क्या हाल। ये वाला सर या वो दूसरे जो सर पढ़ाते हैं वो वाले? सर पढ़ाते हैं। जो सर पढ़ाते हैं उनकी मोहब्बत में आपने, मैडम की मोहब्त में आपने शेर आपने कहा हुआ है, और आपने सर की मोहब्बत में कहा हुआ है। दोनों अच्छे हैं, वाह वाह। तो अच्छा, मुझे बताएं कि जब अब आपकी जो वालिदैन हैं वो खुश हैं इस बात से कि आप स्कूल जा रहे हैं और अब आपको पूरी मदद करते हैं? यस यस। ठीक है, मतलब वो खुश हैं, आपकी अम्मी भी खुश हैं। अब आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरा अब्बू बालू बेचते हैं। बालू बेचते हैं? यस। ठीक है। और आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे अब्बू अब टैंकियों के काम करते हैं, ये जो उनसी टैंकी होती है ये बनाते हैं, मेरे भाई भी यही काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और आप पहले यानी आप पहले तो कबाड़ का करते थे ना? यस। कबाड़ का करते। अब ये आपके जो वालिद हैं वो बालू बेचते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो अब आपने ये मुझे बताएं कि आपको एक जगह तो मिल गई है जहाँ पे आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक रास्ता तो मिल गया ना? तो अब आपने पढ़ाई जारी रखनी है ना? यस। पक्की बात है? पक्की बात। ठीक है, जिस तरह भी हो, कैसी भी हो, आपने पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों बच्चों का, ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, ये था उम्मीद पाकिस्तान। और इस तरह की जब आप बच्चों से मिलते हैं, दो कैफियत जो हैं वो मुतवाज़ी आपके अंदर चलती हैं, दुख की, अफसोस की, रंज की, और उसके साथ खुशी की भी। शायद मैं दोनों को पैमाइश करना चाहूँ तो कि कदरे कम, रंज और दुख और अफसोस इसलिए ज़्यादा है कि बहरहाल इनके सामने अभी बहुत तवील ज़िंदगी पड़ी है, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम ये भी जानते हैं कि स्टेट लेवल पे हमारे यहाँ बाकायदा कानून साजी इस हवाले से मौजूद है कि तालीम जो है वो पाकिस्तान में हर बच्चे का बुनियादी हक़ है। और इससे अगर रियासत गफलत करेगी तो जो दूसरे इदारे हैं, चाहे वो अल-खिदमत है, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, शायद वो इतना बड़ा किरदार अपनी तयीन, तो वो अपने दायरे इख्तियार में तो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं,
लेकिन इस मैग्नीट्यूड को देखा जाए, स्केल को देखा जाए पाकिस्तान में जिनके 2 करोड़ से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, इतने बड़े स्केल के सामने इनकी शायद वो एफर्ट्स जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल, जो इतना ज़्यादा नतीजा खेज साबित ना हो, इसमें स्टेट का किरदार जो है वो बहुत अहम हो जाता है। तो ये है था उम्मीद पाकिस्तान आज का, ये है बच्चे जो कल के लिए हमारी उम्मीद हैं। जितने बच्चे हम बचा सकते हैं इंडिविजुअल के तौर पे, किसी NGO की सूरत में, किसी भी सूरत में, जितने बच्चे हम बचा सकते हैं और अपने हमारे दायरे इख्तियार में आते हैं, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है, इससे बड़ा सवाब कोई नहीं है। देखते रहिए उम्मीद पाकिस्तान। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आई होप आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब आपकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से करवाते हैं, एक सिंगर हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त गाती हैं, आपने उनको देखा है प्लेबैक सिंगर के तौर पे भी, वैसे भी अपने सोलो उनके जो सिंगल्स हैं वो भी आपने देखे हैं। पंजाब के गांव से, एज वी नो, शी स्टार्टेड हर सिंगिंग करियर और अभी माशाल्लाह शी इज़ डूइंग ग्रेट। रिसेंटली टाइम स्क्वायर की जो बिल्डिंग है इसके ऊपर उनकी एक पिक्चर को आवेज़ा किया गया और सोशल मीडिया पर वो हमें बड़ा अच्छा लगा देख के, हमने अप्रिशिएट भी किया। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आज हम उनकी मुलाकात आपसे करवाएं। रिसेंटली हम अगर बात करें तो ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस स्पॉटिफाई की इक्वल पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर के तौर पर उनकी इस पिक्चर को आवेज़ा किया गया। विद दैट बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना सिंगिंग करियर लेके चल रही हैं। शी इज़ गॉट अ वेरी डिफरेंट वोकल एंड अ वेरी नाइस वॉइस। हमारे साथ महक अली मौजूद हैं आज। महक, आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं साथ बस ये बता दूं कि ननकाना इज़ नॉट अ गांव, ननकाना इज़ अ सिटी। और मैं ननकाना साहिब से हूँ। यूजुअली सब कह रहे हैं कि शी इज़ फ्रॉम अ गांव, तो मुझे ननकाना वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ आप ये मेंशन ज़रूर करें कि ननकाना इज़ अ सिटी। फॉर श्योर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा महक, ये बताइएगा, ऑब्वियसली आपका म्यूजिकल जर्नी बहुत ज़बरदस्त है, हम सब ने देखा। आपने जिस तरह से कहा कि ननकाना साहब से आपका ताल्लुक़ है, आपने अपने वहीं से स्टार्ट किया होगा ऑब्वियसली, और फिर किस तरह से अपनी इस जर्नी और इसके चैलेंजेस को आप हमारे साथ शेयर करेंगी? बिल्कुल, जब आप इसको बताते हैं ना कि 9 साल लगे कैरियर बनाते हैं या पूरा टाइम गुजारा, तो वो सिर्फ 2 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। लेकिन आई हैव स्पेंड 9 ईयर्स और मैंने सीखा। मेरे ख्याल से अब किसी भी फील्ड में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपका एक उस्ताद होना चाहिए जो आपको आपकी रहनुमाई करता है। सीखने के लिहाज से भी म्यूज़िक जो आप कैरियर परसू कर रहे हैं और आपकी लाइक ज़िंदगी में भी रहनुमाई करते हैं। तो मैंने सीखा फिर रेडियो पाकिस्तान से सेमी क्लासिकल। अच्छा, आई थॉट आपका उस्ताद भी ज़माना है। अक्सर कहते हैं ना, जो ज़माना सिखाता है वो और कोई नहीं सिखाता। सो इट्स बीन 9 इयर्स। इमरान, आप तो मुझे जानते भी हैं। खैर, मुझे जब पता चला कि मैं आ रही हूँ एक्सप्रेस में, तो मैंने कहा मैं लाहौर जाके मिल लेती। कहते नहीं, आप यहाँ आए तो आप यहाँ से भी आए। और अच्छा लगता है, आप जब लाहौर आएंगे आप तब भी आएगा जरूर, हम आपको लव टू हैव यू। और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो हमें ये टाइम स्क्वायर की कहानी सुनाए महक, ये क्या स्टोरी है और ये कैसे हुआ? टाइम स्क्वायर ये कि मैं वुमेन क्रिएटर्स को कर रही हूँ रिप्रेजेंट। अभी आपके साथ जो फीमेल होस्ट है, तो मैं उनकी बरादरी में भी चली जाऊंगी। तो जितनी भी खवातीन है जो जिंदगी में कुछ भी करके अपना नाम बनाती हैं, मुल्क का नाम बनाती हैं, तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं पूरी दुनिया में। जबरदस्त। अच्छा, ऑब्वियसली टाइम स्क्वायर पे जब आपकी पिक्चर लगी, सबने सोशल मीडिया पे उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, हमें बहुत अच्छा भी लगा, बहुत प्राउड भी फील हुआ। सो हाउ आर योर फीलिंग्स? आपके जज्बात कैसे थे? लोगों का रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा? हम एक्सपेक्ट करते हैं आप जैसी टैलेंटेड लड़कियों से, लेकिन स्टिल ये एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। She wrote it as from Nankana to New York. New York, so, yeah. was it, Meg? बिल्कुल, हाँ, ये हैशटैग आ रहा है साथ। और मैं पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि सबने इस जीत को सेलिब्रेट किया। और उस हर वो मर्द हो या औरत हो, प्लीज़ उन सबकी जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और ज़रूर करें। मैं सबको भी कहूँगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, मैंने शुक्र भी अल्लाह का अदा किया। मैं सबकी भी शुक्रगुजार हूँ और ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, पाकिस्तान को जाता है। ज़बरदस्त। महक, आप हमारे साथ सुबह सुबह ज्वाइन करें। हमें पता आप सिंग भी हैं, करती हैं बहुत। हमारे पास उसे कलाम है इनका, चले पहले वो हम चला देते हैं, उसके बाद फिर महक से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ सुना दे। पहले इनका कलाम सुनाते हैं। ये जिक्र जो आप सुन रहे हैं, इसके बारे में कुरान करीम कहता है कि हमने इस जिक्र को बुलंद कर दिया। तो ये जिक्र सबसे बुलंद जिक्र है और जब ये जिक्र होता है तो इसके होने का एहसास तो दिलाया जाता है यकीनी तौर पे। और शायद इस जिक्र की बरकत है कि महक बहुत अरसे से गा रही हैं, लेकिन अब वो एक मेन स्ट्रीम सिंगर के तौर पे, आर्टिस्ट के तौर पे हमारे सामने है। एंड आई बिलीव कि वो इससे बहुत बेहतर और भी हमें हमारे लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगी। महक, एक तो आपको एक दफ़ा फिर बहुत मुबारकबाद, चूँकि ये निस्बत बड़ी खूबसूरत है जिस निस्बत से आपका नाम सामने आया। माशाल्लाह, ऐसे करती रहिए, बहुत अच्छा। आगे क्या प्लान्स है, अब मजीद क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया। आई बिलीव कि जो सूफीज़म
रिदम है वो इट्स ऑल अबाउट योर सोल कनेक्शन। ये आपका खुदा के साथ एक राब्ता बना देता है और जिसका कनेक्शन हो जाए वो फिर इंशाल्लाह आगे ही जाता है। और उसको और इसमें जो सुकून और पीस मिलता है ना वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते लफ्जों में। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमने आपको जब जाना था तो हमने आपको कमीज तेरी काली से जाना था, जिनको नहीं पता, यू डिड अ कवर कमीज तेरी काली नेस्कैफे बेसमेंट, और फिर उसके बाद यू डिड सर्टेन अदर बड़े अच्छे जबरदस्त वाले गाने। तो क्या आप ट्रेंड हुई रहेगा इधर भी? जी जी, आई हैव फैंस यहाँ भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और कमीज तेरी काली वाकई मेरी रिकग्निशन है और मैं लाला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लाला मेरे साथ इंटरव्यूज में बैठा करते थे और उन्होंने कहा कि भाई सबने आज तक जो भी किया लेकिन आपने मेरे गाने को बहुत अच्छे से कवर किया, तो मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। जबरदस्त। महक, आगे क्या प्लान है, किस तरह का म्यूजिक आपने मजीद परसू करना है, मैं आपके कौन से सिंगर आगे बहुत सारे सरप्राइजेज है। अभी रिसेंटली मैंने एक किया है, कुबरा खान उसमें है, उनको फीचर किया गया है, तो वो एक वेडिंग नंबर है। तो मेरे ख्याल से मैं सबकी शादियों के लिए गाने गा लूंगी, मेरी अपने का मुझे पता नहीं है। और इसके अलावा मेरा रिसेंट चले आप करने वाली बने, हम आके गा देंगे आपकी शादी में, डोंट वरी अबाउट इट। आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं इसको रिकॉर्ड, आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ फिर। तो चले महक, अब आप चूंकि सिंगर हैं, दो के सुबह सिंगर्स के लिए गाना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें हमेशा कहते हैं, आपका एहसास करते हुए उसके बावजूद आप हमें कुछ सुनाइए, हम चाहेंगे आप हमें कुछ सुनाएं। थैंक यू, जरूर जी। पी जाए आम की तलखी को भी हंस के नासिर, पी जाए आम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों पे उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। वाह वाह वाह, आपका वोकल बहुत ही मजे का है भाई, बड़ा डिफरेंट वोकल है, बड़ा जानदार वोकल, और खवातीन में कम होता है ऐसा वोकल। और शायद मुझे यकीन है कि इसका एज भी होता होगा जब आपको मुख्तलिफ म्यूजिशियंस के साथ काम करना पड़ता है, तो वो आपको मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलता है। सबसे ज्यादा ये कि आप कोई भी आर्टिस्ट है ना, वो अपनी रिकग्निशन या अपने काम से जाना जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। और जब आपका डिफरेंट टोन होता है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर पाते हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने में। तो मैं ये बताएं कि आप अभी अपने, जिससे आपने कहा बहुत सारे सरप्राइजेस पाइपलाइन में हैं, बट स्टिल कोई ऐसा गाना जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, या कोई ऐसा कोलैबोरेशन जिसको आपको लगता है कि आपका ड्रीम कोलैबोरेशन हो, अगर आपका हो तो हमारे साथ शेयर करें, कौन होगा? कोलैबोरेशन बिल्कुल मैं हर जगह मेंशन करती हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ए आर रहमान के साथ कोलैबोरेट करूंगी इंशाल्लाह। और कहते हैं अच्छा सोचे तो अच्छा हो जाता है आपके साथ। और जो मेरा रिसेंट एक आने वाला है ओएसटी, मैं रिवील नहीं करूंगी, मेरे फेवरेट एक्टर हैं, ही इज अ फेमस कॉमेडियन सुहेल अहमद साहब, तो वो आ रहे हैं और उनके लिए मैंने एक ओएसटी का, दैट्स वेरी डिफरेंट। तो ये एक और सवाल यहाँ पे ये भी कि आप ये शादियों वाले गाने इतने क्यों गाती हैं? मतलब जो 2-3 बड़े मशहूर गाने तो मेरे माइंड में हैं शादियों वाले, और आपने ताकि लोगों की शादियां चल जाएं। आप चाहती हैं पूरे पाकिस्तान की शादियां हो? वैसे मुझे लगता है शादियों वाले गानों की महक, डू यू एग्री कि ज्यादा मार्केट होती है पॉपुलर होने में, और लाइफ भी ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल होता है। और मेरे ख्याल से काला डोरिया जो था वो हर शादी पे चला था, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोगों को पता है। और यूजुअली लोग कहा करते थे शी इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि डिफरेंट टोन है। और पहले तो मेरी अपनी शादी में काला डोरिया बहुत चला था। अब मुझसे पूछो, मतलब हर कजिन, हर बहन ने काला डोरिया सिर्फ एक दिन ही अच्छा लगता है, फिर सारी जिंदगी वो काला डोरिया तंग करता है आपको शादी वाला। अच्छा, महक का एक और गाना भी है जी हमारे पास, अगर क्यों है तो वो भी जरा दिखा देते हैं, और फिर महक से मुख्तसर सा गाना सुन के फिर साइन आउट करेंगे। जरा अगर है तो सुना दीजिए जी। जबरदस्त, इट्स नैना द न्यू वीडियो, आई थिंक आप महक का देख भी सकते हैं। और इन दी एंड महक, आप अगर हमारे साथ हैं, आप अपने व्यूवर्स को, अपने फॉलोअर्स को जिन्होंने आपका म्यूजिक सुना है या इनफैक्ट नहीं सुना, आपको पहली दफा भी देख रहे हैं, कुछ भी कहना चाहें?
मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप प्लीज़ डटे रहें। अगर आप कोई भी परसू करना चाहते हैं कैरियर, आप म्यूज़िक करना चाहते हैं म्यूज़िक करें, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूर करें और कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसको फिर लेके पूरा चलें, जिगरा रखें ताकि आप अपनी मंजिल को अचीव कर सकें। ज़बरदस्त, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महक, अब हमें साइन आउट करना है, लेकिन स्टिल हम चाहेंगे कि जाते जाते आप हमें हमारे लिए थोड़ा सा कुछ गुनगुना दे, चाहे काला डोरिया गुनगुना दे, हम सुन लेंगे। काला डोरिया कुंडे न लड़े, छोटा देवरा पाबी नल लड़े आई होए, ओ कुकड़ी ओ लैनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए, नहीं जाना जी, नहीं जाना जी, नहीं जाना जी, नहीं जाना जी। थैंक यू। आज अगर किसी सास और बहू के दरमियान कोई लड़ाई होती है तो उसकी जिम्मेदार महक होंगी। इस मैसेज के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आई, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट जो आप करने जा रही हैं। आई होप कि जी आपकी महक के साथ मुलाकात अच्छी रही और ऐसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट यकीनी तौर पे हमारा प्राइड है, एंड वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग देम ऑन एक्सप्रेसो। इनको सपोर्ट करते रहें जनाब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहे एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और आज एक बड़ी अहम तारीख है। उस तारीख की निस्बत एक बड़ी अहम शख्सियत से जुड़ती है। उर्दू अदब में मुख्तसर कहानियों और जदीद अफसानों का जब जिक्र आता है तो इसके मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ एक ही थे, वन एंड ओनली सादत हसन मंटो। आज उनके जो मद्दाह हैं वो उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 11 मई 1912 को लुधियाना में पैदा होने वाले सादत हसन मंटो ज़माने की तलखियों को अल्फाज में पिरोने का ऐसा फ़न जानते थे जो शायद ही किसी और को मालूम हो। मंटो ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम को अधूरा छोड़ा और फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया और ऑल इंडिया रेडियो के लिए ड्रामास और फीचर्स लिखना शुरू किए, जबकि मुतअद्दिद रिसालों में कहानियाँ और बेशुमार मकालमे भी तहरीर किए। माजी की रवायात से बगावत, माशरे की तल्ख तस्वीर कशी और इंसानी फितरत के मुतनाज़ा पहलुओं पर जुर्रतमंदाना इज़हार उनकी तहरीरों की खासियत थी। मंटो का कल्ब ख़ास तौर पर तहरीर नफ्सी या ज़हनी इजानात और फितरत इंसानी के इम्तजाज की कासी करने वाला एक ऐसा नादिर नमूना था जिसने उन्हें शोहरत के साथ साथ बहुत सी मुश्किलात से भी दो चार किया। मंटो के मज़ामीन का दायरा कार माशरती तकसीम ज़र की लाकानूनियत और तकसीम हिंद से कबल और बाद में होने वाली इंसानी हकूक़ की पामारी रहा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मंटो ने ऐसे मौज़ूआत को मखसूस अंदाज में उभारा जो हिंदू पाक की सोसाइटी में मुआशरती तौर पर गुनाह तस्वर किया जाता है। बिल्कुल, और इनके अहम जो अफसाने हैं उसमें स्याह हाशिए, लाउड स्पीकर, ठंडा गोश्त, खोल दो, गंजे फरिश्ते, शिकारी औरतें, नमरूद की खुदाई, काली शलवार और यजीद बेपनाह मकबूल हुए। इनका इंतकाल 1955 में हुआ और अपनी कब्र का कतबा भी इन्होंने खुद ही तहरीर किया, जिस पर कुछ जो लिखी इबारत थी वो आज तक भी बड़ी मशहूर है। ये सादत हसन मंटो की कब्र है जो अब भी समझता है कि उसका नाम लोहे जहां में हरफ मुकर्रर नहीं था। सरकारी सतह पर मंटो की अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी 50वीं बरसी के मौके पर खुसूसी टिकट भी जारी किए और 57 बरस के बाद सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ ही उन्हें नवाजा गया। मंटो साहब को हमने याद किया। टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर। हमारे शो का वक्त खत्म हुआ। मंटो साहब के लिए ढेर सारी दुआएं हमारी। इसके साथ ही हम प्रोग्राम खत्म करते। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।